अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। और बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में। ठीक है, नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है वो हमने डिस्कस करना है कि एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है वो इस टॉपिक में से या इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं, तो उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो बेसिकली तो इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपके पास बायोलॉजिकल मेथड के अंदर वो है बायोलॉजिकल मेथड का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, एएलपी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये थोड़ी सी साइंस की डेफिनेशन है, साइंस की डेफिनेशन को भी जरा हम देख लेते हैं कि साइंस की डेफिनेशन में जो है वो क्या लिखा हुआ है। साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। These experiments are carried out to determine the principle about how nature operates। ठीक है, तो कहते हैं कि साइंस जो है वो कहते हैं एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि किसी भी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम ड्राइव करते हैं उसको और एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जो भी हम उससे कंक्लूजन या जो भी हम उससे नतीजा निकालते हैं, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये साइंस कहलाता है। कहते हैं साइंस लाइक द केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थिंग्स। ठीक है, तो जितने भी केमिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, फिजिक्स होते हैं, ये सारे के सारे सेम मेथड को ही इस्तेमाल करते हैं ताकि बायोलॉजिकल मेथड को क्या किया जा सके, फाइंड आउट किया जा सके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, वी विल स्टडी द मलेरिया एज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप इन डिटेल। का चैप्टर में बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और जो मजीद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के अंदर और मलेरिया के एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। खैर, ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड जो है, इसको हमने यानी कि देखना है क्योंकि ये जो है ये पेपर में आएगा बायोलॉजिकल मेथड, ये आपके एएलपी सिलेबस में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो बेटा साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली आपके पास जो डेफिनेशन है साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है। That के question about the living things have provided problem that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know। ठीक है, तो कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंसान के दिमाग में आते हैं, इंसान इनको इन्वेस्टिगेट करता है ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए बाजू का इनको स्टडी करता है इन प्रॉब्लम्स को, या फिर जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भी इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में ये लिखा हुआ है, साइंटिफिक मेथड इन विच द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम are solved is termed as the biological method. It comprises the step a biologist adopt in order to solve a biological problem। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ऐसा तरीकाकार जिसके जरिए से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं। और उसके लिए हम डिफरेंट तरह के स्टेप्स जो है उसको हम स्टडी करते हैं, जो कि आने वाले टॉपिक्स में हम स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट इसी के नीचे जो है वो थोड़ा सा एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे कि गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट वाला, उसको हम देखते हैं। कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड हैज प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर। वो कहते हैं कि पिछले 500 सालों से जो बायोलॉजिकल मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है। कहते हैं कि फ्रॉम द गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1590, ये एमसीक्यू में आ सकता है, टू द करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट इन द मेडिसिन, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कहते हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेके आज तक बेशुमार अचीवमेंट जो हैं वो हो चुकी हैं, बेशुमार बायोलॉजी की ब्रांच जैसे कि मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बेशुमार अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज। इससे जो क्वालिटी ऑफ मेथड होता है वो भी बेहतर किया जाता है ताकि उसको हर शख्स इस्तेमाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर शायद कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका बन सकता है कि एक्सप्लेन द मैन इज द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव इरा
ये देखिए एक्सप्लेन मैन इज अ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव एरा, इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो कहते हैं कि मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, इंसान शुरू से बायोलॉजिस्ट रहा है। ही हैज टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव, और ये सिर्फ बायोलॉजिस्ट रहता है ताकि जिंदा रह सके। अर्ली इन द हिस्ट्री ही वाज हंटर ऑफ एनिमल्स एंड गैदरर ऑफ द फ्रूट सीड एंड रूट। शुरुआत के अंदर ये शिकारी था और ये फ्रूट और सीड्स को या रूट को इकट्ठा करता था। द मोर ही नो अबाउट द एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज। जितना ज्यादा इसको एनिमल्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ, उनके रहने सहने की जगह के बारे में, उतना ये ज्यादा काबिल शिकारी होता गया इंसान। The more he know about the plant, the better he distinguish between the edible non-edible plant. जितना ज्यादा इसको plants के बारे में पता चलता गया, उतना ही ज्यादा इसको ये information भी मिल गई कि कौन से plants खाए जा सकते हैं और कौन से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। ये भी एलपी में इंक्लूड है। कहता है इन द biology like the sciences new things are being observed and long held theories are being modified or replaced with the better one as more data knowledge is accumulated। ठीक है, कहता है कि बायोलॉजिकल मेथड जब से डिस्कवर हुआ है तो बेशुमार न्यू डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत सी नई थ्योरियां बनी हुई हैं और बहुत सी चेंज भी हुई है, मॉडिफाई हुई है। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन द बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। और ये सब तब भी मुमकिन होता है कि जब कोई भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ढूंढता है तो उसको हल करने की कोशिश करता है। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम टेक्स फॉलोइंग स्टेप। और किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेप्स हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके पास है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम क्या है। सिंपल सी बात है, अगर किसी प्रॉब्लम का पता होगा तो उसको सोल्यूशन करोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना। तो अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं तो उसको सॉल्व क्यों करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के टाइगन करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें है क्या। तो पहले कि बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग द बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट उस वक्त बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं जब उनको किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। Biological problem is a question related to the living organism that is either asked by someone or comes in the biologist's mind by himself। ठीक है, अब कहता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है किसी चीज से मुतालिक जो कि यहाँ पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक कोई शख्स दूसरा पूछ सकता है बायोलॉजिस्ट से, या फिर बायोलॉजिस्ट के अपने जहन में भी आ सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, as the first step is involving the biological problem, the biologist recall his her previous observation or make new one। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है तो जो बायोलॉजिस्ट होता है वो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाता है, नई ऑब्जर्वेशन बनाता है, उस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद द फाइव सेंसेस के जरिए ऑब्जर्वेशन की जाती है, देख के, हेयरिंग जो है वो सुन के, स्मेल जो है वो सूंघ के, टेस्ट करके और टच करके भी हम ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट बेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में छोटा सा डिफरेंस आता होता है, तो उसको भी जरा देख लें। वैसे तो ये मैंने क्लास में आपको जो था वो थोड़ा सा अलग से भी बताया था कि किस तरह से आपने उसको टैकल करना है बच्चों को, ये तो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि ऑब्जर्वेशन में भी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दोनों तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव वन बिकॉज द फॉर्मर आर द इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये क्या कंसीडर की जाती है, मोर एक्यूरेट कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये ज्यादा बेहतर होती है, मोर एक्यूरेट होती है किसके मुकाबले में, क्वालिटेटिव के मुकाबले में। यानी कि क्वालिटेटिव लेस एक्यूरेट है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बिकम द क्वालिटेटिव वन बिकॉज द फॉर्मर वन आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल। ठीक है, इसके साथ अगर देखेंगे जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो क्या होती है, ये इनवेरिएबल होती है, यानी कि ये जल्दी चेंज नहीं होती है। लेकिन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये
वेरिएबल होती है, क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होती है, इनवेरिएबल होती है। ठीक है, इसके साथ जो क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन है वो मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन क्वालिटेटिव को आप मेजर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव से बेहतर है, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट है, उसके साथ साथ ये इनवेरिएबल है और ये साथ में मेजरेबल भी है, तो इसलिए ये ज्यादा क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव से ज्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है, और उसके पास लास्ट में लिखते हैं कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन को आप नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जांपल ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर गिवन बिलो, नीचे दी हुई एग्जांपल जो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव क्या सबसे पहले लिखी हुई है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिखता है कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर से कोल्डर होता है देन द बॉइलिंग पॉइंट। अब कितना कोल्डर होता है ये नहीं पता। ठीक है, इसके साथ अगर आप साइड पे देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वांटिटी इसमें फिगर्स बताए हुए। नेक्स्ट है अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ द एथेनॉल। 1 लीटर पानी का जो है वो वजनी होता है 1 लीटर एथेनॉल से, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में उसने बकायदा फिगर्स बताए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं कि अ लीटर ऑफ वाटर वेट अबाउट 1000 ग्राम एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेट अबाउट 789 ग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है observation also include the reading and the study what other have done in the past because the scientific knowledge is ever growing। ठीक है, कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो होती है उसमें रीडिंग और स्टडी भी शामिल की जाती है और प्रीवियस नॉलेज को भी उसमें शामिल किया जाता है, ताकि जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके वजह से नॉलेज जो मजीद बढ़ भी सके। ठीक है, एक और यहाँ पर एक कैप्शन है, इसको तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन चलो अभी इसको देख लेते हैं। तो कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट कैन यूजली चेक एवरी सिचुएशन वेयर द बेसिकली हाइपोथेसिस के बाद आएगा, तो बल्कि हाइपोथेसिस के बाद हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास जो है बायोलॉजिकल मेथड है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कहता है कि ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अंटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन है ये उस वक्त तक साइंटिफिक नहीं होती है कि जब तक कि इसके साथ कोई क्वेश्चन जो है वो ना शामिल कर दिया जाए। ठीक है, कहता है कि बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज हिज एंड हर एंड अदर ऑब्जर्वेशन इनटू अ डाटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूवन टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। कहता है कि जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, डाटा फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर जो है वो बायोलॉजिकल क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, और ये जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। कहते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, ये प्रोपोजिशन हो सकती है जो मे बी ठीक हो सकती है। हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और एक हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। बट इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, सबसे पहले एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, एक टेंटेटिव एक मुख्तसर आइडिया होना चाहिए। इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जितने भी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है ये उनसे आप उसको साबित भी कर सकते हो। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, ये बहुत सादी होनी चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, पोटेंशियली फॉल्स भी, मतलब आप इसको गलत साबित करने की सलाहियत भी रखते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप कोई हाइपोथेसिस दो ये बिल्कुल करेक्ट ही है, ये गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो दैट द हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, यानी कि इन सिंपल वर्ड में हाइपोथेसिस जो आपने दी है, जो भी आपने मफरूजा दिया है वो गलत हो सकता है, इसका हमेशा चांस रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे कहते हैं कि a great deal of careful and creative thinking is necessary for the formation of the hypothesis, और कहता है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी चाहिए और नेसेसरी फॉर्मुलेशन, नेसेसरी यानी कि कहते हैं कि बहुत जरूरी है, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। बायोलॉजी यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, और बायोलॉजी जो है रीजनिंग को इस्तेमाल करता है हाइपोथेसिस बनाने में। नेक्स्ट है डिडक्शन के बारे में। In the next step, biologists draw deduction from the hypothesis। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के निकल के जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या ड्रॉ करते हैं, डिडक्शन ड्रॉ करते हैं हाइपोथेसिस से। डिडक्शन जो होती है आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक है, अब कहते हैं कि लॉजिक बेस्ड जो भी कंक्लूजन होता है, यानी कि लॉजिक बेस्ड जो भी नतीजा निकलता है हाइपोथेसिस का, इसको हम डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, for this purpose a hypothesis is taken as true and expected results deduction are drawn from it। ठीक है, उसके लिए कहते हैं कि हाइपोथेसिस को जो है वो ट्रू कंसीडर करते हैं और फिर हम उससे
रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। जनरली इन द बायोलॉजिकल मेथड इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वन शुड एक्सेप्ट द डिडक्शन अ सर्टेन रिजल्ट दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ द इफ एंड देन लॉजिक। ठीक है, तो अगर बायोलॉजिकल मेथड के अंदर यानी कि कोई हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है तो उसके बावजूद भी हम उसको इफ एंड देन का लॉजिक देते हैं, ताकि ये ना हो कि एब्सोल्यूट वो प्रूव ना हम उसको करने की कोशिश करें, बल्कि हम कहेंगे अगर ऐसा हुआ या अगर ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये अगर की टर्म बीच में रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये ना हो कि हम 100% उसको एक्यूरेट करें, नहीं ऐसा ही होएगा, इसके अलावा चेंज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटेशन। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इट इफ द ऑब्जर्वेशन आर ट्रू और नॉट। और बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के जरिए से ये देखते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है ठीक है अभी के नहीं। कहते हैं कि रिडक्शन which are drawn from the hypothesis are subjected to the rigorous testing। ठीक है, और जो डिडक्शन हम हाइपोथेसिस से बनाते हैं उसको हम बार बार टेस्ट करते हैं, बहुत तेजी के टेस्ट करते हैं। किसके जरिए से टेस्ट करते हैं? थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से। बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ठीक है, और इससे पता चलता है कि बायोलॉजिस्ट को पता चलता है कौन सी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूवन करेक्ट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो करेक्ट होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एंड accepted hypothesis make further prediction that provide an important way to further test its validity। और जो accepted hypothesis होती है उसे further prediction की जाती है। ठीक है, और टेस्ट को वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वो है बेटा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, ये वैसे एएलपी में शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन चलें इसको देख लेते हैं। कहते हैं biologists gather actual quantitative data from the experiment, data for each of the group are then average and compare statistically। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो भी डाटा हासिल होता है उसको हम कंपेयर करते हैं, स्टैट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन। बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, और कंक्लूजन को ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है 7th पॉइंट है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। कहते हैं biologists publish their finding in the scientific journal and books, it talk at the national and international meeting and in the seminar at colleges and universities। ठीक है, तो biologist जो भी अपना चीज उन्होंने फाइंड आउट की होती है उसको वो किसी साइंटिफिक जर्नल बुक में भी पब्लिश करते हैं, यहाँ पे किसी नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर उसको स्टडी करते हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो है वो उसका सेमिनार में बताते हैं। Publishing of the result is an essential part of the scientific method of Bose said it allow other people to verify the results or apply the knowledge to solve the other problems। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, इसको आप देख लें। ठीक है, ये व्हाट इज द कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? तो ये कैप्शन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, तो इसको भी हमने देखना है। कहता है इन द साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, द साइंटिस्ट मस्ट कंस्ट्रक्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, जब साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो दो तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि स्टैंडर्ड ग्रुप होता है जिसके साथ आपने दूसरे ग्रुप को कंपेयर करके देखना होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली एक लाइक एक्सपेक्ट फॉर वन अवेलेबल बीइंग टेस्टेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द necessity of the carbon dioxide for the photosynthesis, one can construct the control group, a plant with the freely available of the carbon dioxide, with an experimental group, a plant with the no carbon dioxide is available। ठीक है, तो क्या किया गया है? दो ग्रुप बनाए गए हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर प्लांट को सारी की सारी चीजें दी गई है, यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड भी दी गई है। और दूसरी साइड पर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन किया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं दी है, क्योंकि हम यही चेक करना चाहते हैं कि प्लांट पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या असर होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो फिर प्लांट पर क्या असर होगा? तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ये आपने क्या किया है कि एक या एक से ज्यादा चीज जो है वो आपने
प्लांट को नहीं दी है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। The necessity of the carbon dioxide will be proven when the photosynthesis occur in the control group and does not occur in the experiment group। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी हमें उस वक्त पता चलती है कि जब हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे। क्योंकि कंट्रोल ग्रुप में तो आपने प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दी थी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी। तो अगर प्लांट के अंदर कोई फर्क देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस की वजह से, तो हम उसको कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करके फिर पॉइंट आउट कर लेंगे ये क्या होता है अगर प्लांट को ना दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बेटा आपके पास है स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में है। यहाँ पर आपके पास ये टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टडी ऑफ मलेरिया बेसिकली तो आपकी एलपी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि एमसीक्यू में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए इसको एक मतलब देख लेना है आपने। ठीक है, ऐसा नहीं करना बाद में कितना वाला ये तो था ही नहीं एलपी में, तो ये है तो वो है तो फलाना है। तो बेटा ये मैं इसलिए वो साथ भी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस पे श्योर नहीं हुई जो इन्होंने एएलपी दिया हुआ है। ये हो सकता है जनाब इसको वायलेट करके क्वेश्चन डाल दे, तो अब आपका बोर्ड के एग्जाम में होने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ना ही तो किसी ने क्वेश्चन चेंज करना, ना ही आपको फिर उसको नंबर मिलना है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है आपके पास, तो सबसे पहले तो बेटा कहता है कि कहते हैं कि जो मलेरिया है ये कब से जाना जाता है, जो ये तकरीबन 2000 ईयर से जो मलेरिया के बारे में जो है वो हमें पता है। उसके साथ साथ ये एक पॉइंट ये लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में कि दे डिस्क्राइब इट एज डिजीज ऑफ द चिल फीवर एंड विद द रिकरिंग अटैक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन इसका बनता है वो बनता है आपके पास कि व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की अलामात क्या है, तो मलेरिया की अलामात में क्या होती है, सर्दी लगती है, फीवर रहता है और बार बार अटैक होता है, बुखार कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है। तो इस तरह से ये क्या है इसके सिम्टम्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो मलेरिया के बारे में बताया, व्हाट इज मलेरिया, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में लिखता है, कहता है कि दिस यहाँ से शुरू होगा, कहता है इट वाज थॉट दैट द स्टेंजेंट वाटर ऑफ द मार्शेस पॉइजन द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ द breathing in the bad air people got malaria. This belief led to the name of this disease, the Italian word mala mean bad and area mean air। ठीक है, तो कहता है कि शुरुआत के अंदर लोग ये मानते थे कि जो पानी खड़ा होता है एक जगह पे काफी लंबे अरसे तक, किसी दलदल का मार्च का पानी, उसमें जहर पैदा हो जाता है और जब वो जहर जो है वो हवा में शामिल होता है तो उस हवा में जब बंदा सांस लेता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लफ्ज है मलेरिया ये इटालियन वर्ड है जिसका माला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर के। लेकिन फिर क्या होगा, फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर ड्रिंक्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द मार्शेस दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। ठीक है, और इस चीज को चेक करने के लिए कुछ लोगों ने जो था मार्च का पानी पिया लेकिन उनको मलेरिया की बीमारी नहीं हुई। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है मलेरिया की डेफिनेशन है, ये भी आती होती है एग्जाम के अंदर कि मलेरिया जो है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है व्हाट इज क्यूना एंड सिंक्यूना। तो इसके ऊपर भी बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इन द 17th सेंचुरी से लेके आपने बेटा मार्क करना है इसको। वी नीड दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दैट डिजीज। ये मेरा नेक्स्ट पेज के ऊपर है, तो बेटा ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको लिखना है। अगर आपको पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूना एंड सिंक्यूना प्लांट के दरमियान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट जो है वो आपके पेज के ऊपर आपने आ जाना है। नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर लिखा हुआ हु वाज लेवरिन। लेवरिन कौन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कहता है कि लेवरिन बिगेन टू रिसर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। He took sorry यहाँ से शुरू करना है। In 1878 a French army officer Leverin began to search for the cause of malaria. He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under the microscope. He noticed some tiny living creature. His discovery was not believed by the other scientists. 2 years later, and other physicians saw the same creature in the blood of another malarial patient. 3 years after the second discovery, the same creature were observed for the third time. The organism was given name the Plasmodium। ठीक है, तो ये बेसिकली जो 1878 के अंदर लेवरिन जो साइंटिस्ट था उसने मलेरिया को जो था वो स्टडी किया था
और इसने देखा था कि माइक्रोस्कोप के नीचे मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो था, जब इसने मलेरिया पेशेंट का ब्लड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो इसको उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए। इसने उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किसका नाम दिया, मलेरिया का नाम दिया। लेकिन इसकी बात के ऊपर किसी ने यकीन नहीं किया। 2 सालों के बाद जो है वो साइंटिस्ट ने जो था मलेरिया को स्टडी किया, फिर 3 सालों के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन का कहते हैं, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी many different causes of malaria were being investigated by that time. There were 4 major observations about the malaria. Number 1 है malaria and marshy area have some relation. कहता है कि मलेरिया और मार्शी एरिया का कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। ये किसने ऑब्जर्वेशन की थी, क्विनीन। नेक्स्ट उसका है कि क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। क्विनीन जब बहुत इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती है। थर्ड है ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ द मार्शी डज नॉट कॉज मलेरिया, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ अ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पॉइंट है। हाइपोथेसिस बेटा इसके देख लीजिएगा और डिडक्शन देख लीजिएगा, ये पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स हैं, और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि who was AFA king? AFA king कौन है? कहता है in 1883 AFA king listed 20 observation. Some important observation of a king were number 1, people who slept outdoor were more likely to get malaria than those who slept indoor. ठीक है, तो ऐसे people जो कि बाहर सोते हैं, कमरों से बाहर, उनको ज्यादा मलेरिया होने के चांसेस होते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो कि घरों के अंदर सोते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट। ऐसे लोग जो मच्छरदानियां लगा के सोते हैं उनमें मलेरिया कम होता है बनस्बत उन लोगों के जो कैसी नेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। और लास्ट में इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यू डिड नॉट गेट मलेरिया। और जो इंडिविजुअल है जो कि स्मोकी फायर के पास होते हैं उनमें भी मलेरिया जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये तकरीबन 3 से 4 पॉइंट्स हैं बेटा, ये भी आपने जो वो AFA किंग के याद करने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ये पॉइंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास वो है रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट है। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, जो आएगा तो आपने बेटा ये सारे का सारा जो लिखना है तो इस पे आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये आ गया बाई चांस तो आपने बेटा इसको कर लेना है। फिर भी ये नहीं है कि ALP सिलेबस के मुताबिक ही आप करने की कोशिश करें और एट द एंड जो है वो खुद ही बोर्ड ही जो है उसको फॉलो ना करे। ठीक है, और अगर बोर्ड ने उसको फॉलो नहीं किया तो बेटा जी फर्ज है वो बदल। ठीक है, तो इसलिए इसको आप साथ में कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो हमने देखना है कि थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये आपकी एलपी में क्लियर है। कहते हैं कि when a hypothesis is given a repeated exposure to the experiment and not falsified, it increases the biologist's confidence in the hypothesis. Such well-supported hypotheses may be used as the basis for the formulating further hypotheses, which are again proven by the experimental results. ठीक है, तो जब कोई भी hypothesis को बार-बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारा जाता है और वो गलत साबित नहीं होता है, इसकी वजह से जो है बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल हाइपोथेसिस पे बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो बहुत बार-बार चेक करने से भी एक्सपेरिमेंट के जरिए से सपोर्ट हो रही हो, हाइपोथेसिस जो गलत साबित ना हो रही हो, तो क्या होता है कि द हाइपोथेसिस, ये थ्योरी की डेफिनेशन है, दैट द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम often tested and never rejected are called theory. A theory is supported by the great deal of the evidence. ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसी हाइपोथेसिस को बार-बार अगर आप चेक करें तो गलत साबित ना हो और रिजेक्ट ना हो, तो ऐसी हाइपोथेसिस थ्योरी कहलाती है। और उसको बहुत ज्यादा एविडेंस के जरिए से प्रूव किया जाता है, बेरोया शवाहिद के जरिए से प्रूव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है प्रोडक्टिव थ्योरी की, ये वाली। Productive theory keeps on suggesting the new hypothesis, and so testing goes on. Many biologists take it as a challenge and exert a greater effort to disprove the theory. ठीक है, तो प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो कि मजीद आगे से नए हाइपोथेसिस को जन्म दे, तो ऐसी थ्योरी कहलाती है प्रोडक्टिव थ्योरी। यहाँ पर बहुत से लोग या बायोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि इस थ्योरी को गलत साबित करना। ठीक है, इफ
ठीक है, ये लॉ की डेफिनेशन है। इफ अ थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम द लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर थ्योरी जो है बहुत ज्यादा सर्वाइव करे डाउटफुल अप्रोच के बावजूद, साइंटिस्ट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन थ्योरी फिर भी सर्वाइव कर रही है, तो ऐसी थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है, ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, लॉ और प्रिंसिपल, लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी इसी में लिखना है लॉ प्रिंसिपल में, अ साइंटिफिक लॉ इज द यूनिफॉर्म और द कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर। साइंटिफिक लॉ क्या होता है कि यूनिफॉर्म और फैक्ट का असूल होता है, नेचर का एक असूल होता है। इट इज इररिफ्यूटेबल थ्योरी और ये कभी भी रद्द नहीं होता। एग्जांपल जो है बायोलॉजी के लॉ के अंदर जो है वो कहता है कि बायोलॉजी का लॉ द हार्डविंग का लॉ है एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो लॉ है अभी तक पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके पास दो कैप्शन है। ठीक है, एक कैप्शन यहाँ पर दी हुई है, आपके पास ये जितने भी कैप्शन है बेटा इस चैप्टर के अंदर, ये फीमेल मॉस्किटो वाली भी कैप्शन है बेटा, ये आपने करनी है, ये पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो जो भी कैप्शन हैं बेटा वो आपने करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कैप्शन जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। अच्छा भी नेक्स्ट है बेटा आपके पास यहाँ पर वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, कि डाटा ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और डाटा की एनालिसिस जो है उसको कैसे की करनी है आपने। ठीक है, वो इसके मुतालिक भी आपकी एग्जामिनेशन एग्जाम में आ सकता है। कहता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड से जुड़े डाटा की यहाँ से डेफिनेशन है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज द नेम, डाटा, डेट्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डाटा कहता है कोई भी चीज हो सकती है, कोई नाम, कोई डेट, कोई वैल्यू हो सकती है जो ऑब्जर्वेशन से बनाई जाए। अब डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसको तरतीब दे देते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट डाटा एंड ऑर्गेनाइज डाटा। कि अगर किसी भी साइंटिस्ट ने जो है वो कोई फार्मुलेट करना हाइपोथेसिस या टेस्ट करना हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले वो डाटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करे, उसको तरतीब देगा। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट डिस्क्राइब द डाटा कलेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये भी जरूरी है एक्सपेरिमेंट के लिए कि साइंटिस्ट जो है अपने डाटा के कलेक्ट करने के मेथड को भी बयान करे। कहता है कि इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी का पता चलता है। डाटा इज ऑर्गेनाइज इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफ, टेबल, फ्लो चार्ट, मैप एंड डायग्राम्स के जरिए से आप डाटा को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डाटा एनालिसिस के बारे में है। कहता है कि डाटा एनालिसिस की डेफिनेशन, डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव डिसप्रूव द हाइपोथेसिस बाय द एक्सपेरिमेंट। इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कहता है कि डाटा एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने में। ठीक है, और इसको दो तरीके से किया जाता है। स्टैट के दो रूल्स लगते हैं, एक रेशियो और एक कहता है प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले रेशियो के बारे में लिखता है डेफिनेशन है, कहता है कि व्हेन आर रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर A and B is expressed in terms of a quotient, इनके A divided by B से अगर आप इसको जाहिर करें, अच्छा ये थोड़ा सा बीच में से कट गया था। डाटा एनालिसिस नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय द एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कहता है डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, किसी भी थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डाटा एनालिसिस किया जाता है, और ये स्टैट के दो रूल्स के जरिए से, रेशियो और प्रोपोर्शन के जरिए से किया जाता है। सबसे पहले रेशियो की डेफिनेशन है, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर A and B is expressed in terms of the quotient A divided by B, it is the ratio of the one number to the ratio of the other number। ठीक है, कहता है कि अगर तो दो वैल्यू A और B के दरमियान में हम रिलेशनशिप को A डिवाइडेड बाय B से शो करें तो ये क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रेशियो को थोड़ा सा उसने बताया हुआ है कि रेशियो में भी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन का साइन भी आप लगा सकते हो, डिवीजन के साइन से भी रेशियो के बारे में बताया जा सकता है, और कोलन का साइन अगर आप लगाते हैं तो ये भी रेशियो को इंडिकेट करता है। मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल द रेशियो बिटवीन द 50 मलेरियल पेशेंट एंड द 150 नॉर्मल पेशेंट इज 1:3। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास है प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन मीन टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियो बाय साइन ऑफ इक्वालिटी। कहता है कि दो इक्वल रेशियो अगर आप इक्वालिटी के साइन से यानी कि शो करते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशियो।
This proportion may also be expressed A ratio B proportion C ratio D when the three values in a proportion are known. The fourth one x can be calculated. 4x को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये proportion की definition है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल a biologist can calculate how many birds to get malaria when he allow infected mosquito to bite the 100 healthy sparrow. If the previous experiment was noted that when he allowed the mosquito to bite the 20 sparrow, 40 out of them got malaria, he uses the proportion rule, ठीक है। कहता है कि अगर कोई भी साइंटिस्ट है वो क्या करता है कि कैलकुलेट करना चाहता है कि जो 100 स्पैरोज है अगर इनको मॉस्किटो से कटवाया जाए तो इनमें से कितनी स्पैरो को जो है वो इन्फेक्शन होगा, तो ये इसको कैलकुलेट कर सकता है कितनी स्पैरो को मलेरिया होगा। ये कैलकुलेट कर सकते हैं किसके जरिए से, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के जरिए से, जिसके अंदर क्या किया था कि 20 स्पैरो को बाइट करवाया था, जिसमें से 14 के अंदर क्या हुआ था, मलेरिया आ गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं, यहाँ पर ये वाला है नेक्स्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है, कहता है कि फर्स्ट जो है जिसने कैलकुलेशन किया, कहता है कि रेशो जो है वो 14 रेशो 20 है और सेकंड रेशो क्या है, x रेशो 100 है, ठीक है। तो कहता है कि आप उसको अगर आप इंडिकेट करो 40 रेशो 20 है, सेकंड के अंदर क्या है इसने 100 लिखा हुआ है और यहाँ पर x जो है इसने कैलकुलेट करना कितनी को मलेरिया होगा, ठीक है। तो जब इसको डाटा को अरेंज करेंगे आप तो x या अगर आप 100 यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 17, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि 17 जो पेशेंट्स हैं इनको क्या हुआ है, मलेरिया की बीमारी जो है वो होगी अगर आप 100 स्पैरोज को जो है वो अगर आप कटवाते हो मलेरिया से, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेटा ये आपके पास है स्टैटिस्टिक की। The statistics are thus the mean of the summarizing data to the calculation of the mean value. This step is very important as it transforms the raw material into the data information which can be used to summarize and report a result, ठीक है। कहते हैं कि स्टैट जो होता है बेसिकली क्या होता है, ऐसा मेथड इसकी वजह से आप इनके डाटा को जब समराइज करते हो, कैलकुलेशन करते हो मीन वैल्यू की, ठीक है। आपने मैथ में आप देखेंगे भी कि किस तरह से मीन वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो डाटा को सादा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस है। कहता है कि बेसिकली यहाँ पर लिखता है कि बायोलॉजिकल मेथड ये बेसिक, अब यहाँ पर ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द बायोलॉजी। कहता है कि बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड इंक्लूड द जीन फाइंडिंग। तो पहले हम जीन को, डीएनए के अंदर जीन को स्टडी करने में इसको इस्तेमाल करते हैं मैथ को, प्रोटीन स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करता है और प्रोटीन के साथ जो इंटरेक्शन यानी कि बाइंडिंग होती है उसके लिए भी हम मैथ के रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है, ये आती होती है पेपर में। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डाटा। कहता है कि आप लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच के नाम कंप्यूट करते हैं और स्टैट के रूल को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो 9th क्लास का कंप्लीट हो गया है और बेटा इसमें जितने भी आपके कैप्शंस हैं वो सारे के सारे करने हैं एएलपी सिलेबस के मुताबिक, भी मैंने आपको बता दिया इसमें से क्या आएगा और एएलपी से अलावा भी जो क्वेश्चन इसमें से बेटा आ सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब इसको बेटा आपने जरूर देखना है, एएलपी के जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एएलपी पे फोकस करें, उसके बाद अलावा भी आपने जो चीजें हैं उनको भी एक मरतबा गो थ्रू करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है बोर्ड के पेपर के अंदर, ये कोई यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो सिर्फ एएलपी में लिखा होगा सिर्फ वही आएगा पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पास जो है वो बोर्ड जो है वो बाई मिस्टेक भी अगर क्वेश्चन उसने बाय से दे दिया तो बेटा जी आप फंस जाओगे, उसका कोई नंबर भी नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन चेंज भी वहां पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह बकाया जो आपके टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट हम चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 3 को चैप्टर नंबर 6 को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए जो बेटा वो इजाजत दें, अल्लाह।